नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश में 5 सीट फिर दोबारा जीतने के लिए प्रचार अभियान में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी जी तोड़ मेहनत में लगी है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश में 5 सीट दोबारा जीतने के लिए प्रचार अभियान में जुटी है, कांग्रेस भी जी तोड़ मेहनत में लगी है। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें हैं और फिलहाल 5 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन बात करें अगर टिहरी लोकसभा सीट की, तो कांग्रेस के प्रीतम सिंह ने पिछली बार वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और बीजेपी की महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने प्रीतम को हराया था। लेकिन इस बार प्रीतम सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर रही हैं। लेकिन टिहरी से कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात और शूरवीर सिंह सजवान का नाम प्रमुखता से चल रहा है। हालांकि उन्होंने अभी कोई दावेदारी पेश नहीं की है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर प्रीतम सिंह चुनाव लड़ने से इनकार क्यों कर रहे हैं और प्रीतम के इनकार करने के बाद टिहरी से कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। नहीं, अब कहाँ कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है, ये तो मैंने कहा ना कि राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है तय करेगी। जिसको टिकट देंगे, मैं समझता हूँ कि सब लोग उनके लिए काम करेंगे, चाहे हरिद्वार हो, चाहे पौड़ी हो, चाहे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हो या नैनीताल लोकसभा। तो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में मैं समझता हूँ मैं राष्ट्रीय नेतृत्व के सम्मुख में अपनी बात रखूंगा। तो उसके बाद जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा वो तो सबको स्वीकार्य होगा। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं टिहरी संसदीय क्षेत्र से जो है सांसद का चुनाव नहीं लड़। कभी कांग्रेस का गढ़ रही टिहरी लोकसभा सीट के लिए अब पार्टी जहद कर रही है। इस सीट पर पार्टी की आस अब वर्ष 2024 के आम चुनाव पर टिकी है। पार्टी के किसी भी नेता ने अब तक इस सीट के लिए दावेदारी पेश नहीं की है, लेकिन तैयारियां जारी हैं। प्रीतम के न लड़ने की घोषणा पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आपत्ति जता चुके हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा ये पार्टी तय करती है। प्रीतम का तल्ख रुख पार्टी को परेशान किए हुए है। वहीं अगर बीजेपी भी इस बार महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट की सौगात नहीं देती है, तो दावेदारों में बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान, कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल, पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय बहुगुणा दावेदारों की फेहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। प्रदेश अध्यक्ष बूथ स्थल पर पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग हर बार अपने चुनाव की दृष्टि हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोग तैयार रखते हैं। अभी क्योंकि बागेश्वर का बाई इलेक्शन भी होना है, लोकसभा का चुनाव भी है, संभवतः नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हमारे बीच में, हर दृष्टि हमारी टीमें बन चुकी हैं। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। अभी महासंपर्क अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। उसके प्रथम चरण के बाद अब द्वितीय चरण वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन 70 की 70 विधानसभा होने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो व्यापारी सम्मेलन है उनके भी हम जो हमारे लोकसभा स्तर पर वो कार्यक्रम होंगे, उसमें हमारे प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे सभी विधायकों का। फिलहाल आम चुनाव 2024 में टिहरी लोकसभा सीट से किस पार्टी से कौन चुनाव लड़ेगा फाइनल नहीं है, लेकिन प्रीतम के इनकार ने पार्टी के माथे पर बल डाल दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी बूथ मजबूत करने में लगी है, तो वहीं कांग्रेस प्रीतम के इनकार की वजह ढूंढने में लगी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार बीजेपी दोबारा महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट देती है या नहीं, और कांग्रेस से प्रीतम के चुनाव न लड़ने की वजह क्या है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट।
तो उत्तराखंड में लगातार 24 की तैयारी शुरू और उत्तराखंड की 500 सीटों पर बीजेपी की रणनीति कैसे फिर से 500 सीटें जीतनी हैं और उधर कांग्रेस में लगातार सीटों के कई दावेदार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सीट के दावेदार तो बहुत, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार कौन। और शायद इस बार कांग्रेस को पुरजोर ताकत से रणनीति बनानी होगी, क्योंकि मुकाबला इस बार भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में ज़्यादा मजबूत है। अब ऐसे में क्या कांग्रेस वो चुनौती पेश कर पाएगी जिससे बीजेपी को ये मुकाबला दमदार लगे और बीजेपी पशुपेश में आए। लेकिन अभी बीजेपी के पास ताकत ज़्यादा, राज्य में सरकार और बड़े चेहरे दावेदार। उत्तराखंड के महासंग्राम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, शिषपाल सिंह बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, साधना शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत। शिषपाल जी, कैसे चुनौती देंगे, क्योंकि बीजेपी ने चारों तरफ से कसबल पूरा अपना तैयार कर रखा है और मजबूत दावेदार उसके पास हैं। कांग्रेस के पास भी दावेदार मजबूत हैं, लेकिन रणनीति कैसे बनाएंगे? 500 सीटों में से कौन कौन सी सीट ऐसी हैं जो लग रहा है आपको कि आसानी से निकाली जा सकती हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, अभी लोकसभा चुनाव में काफी समय है और एक राजनीतिक दल के तौर पर समय नहीं है भैया, समय नहीं है शिषपाल जी। बीजेपी 24 घंटे 7 दिन चुनाव के मूड में रहती है और आप बीजेपी से लड़ रहे हैं। अगर आप ये कहेंगे ना समय है, तो वो समझ लेंगे कि आप सजग नहीं है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये बात, आपके हक की बात बता रहा हूँ आपको, आपके हक की। बाकी आप जाने, आपका काम। आप धैर्य रखिए, जवाब सुनिए। देखिए चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी जितने भी बड़े दावे उत्तराखंड में कर ली जीत के, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं करने वाली। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की तैयारी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने अपने बूथ स्तर तक जो है मजबूत करने का काम किया है और जहां कहीं बूथ कमजोर लगे वहां पर जो हमारे अनुसांगिक संगठन है, जो प्रकोष्ठ है, उनको कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आदरणीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए। और आज भी आदरणीय अध्यक्ष जी कुमाऊं के दौरे पर हैं। नैनीताल लोकसभा और अल्मोड़ा लोकसभा में व्यापक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और संगठन को मजबूत करने का कांग्रेस पार्टी साल भर से काम कर रही है। और आप देखेंगे प्रदेश के अंदर बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण के बाद प्रदेश की मात्र शक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आक्रोशित है। कांग्रेस पार्टी ने मात्र शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला करके कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाने का काम किया है। प्रदेश के अंदर बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के आरोप सरकार पर लगे और प्रदेश के बेरोजगार सड़क पर उतरे। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों के साथ खड़ी रही और सरकार ने जिस तरीके से बेरोजगारों पर लाठी डंडे चलाने का काम किया है, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। और जो डबल इंजन का वादा प्रदेश की जनता से भारतीय जनता पार्टी ने किया, देश के प्रधानमंत्री ने 2017 में 2 रैलियों में वादा किया था कि डबल इंजन को चुनिए, लेकिन वो डबल इंजन आज तक उत्तराखंड की धरती पर नहीं उतरा। और डबल इंजन की सौगात के रूप में आप देखेंगे स्मार्ट सिटी में 500 करोड़ रुपए की कटौती, मनरेगा के बजट में 40% की कटौती, जिला प्लान के बजट में 25% की कटौती। और अभी जो बाह्य सहायतित परियोजनाएं हैं राज्य में, उनके बजट में भारी कटौती की गई और राज्य को सीधे सीधे कह दिया गया है कि 9000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव राज्य नहीं भेज सकता है। तो राज्य की जनता पढ़ी लिखी जनता है, वो डबल इंजन की विफलता को भली भांति देख रही है। बेरोजगारों के साथ जो अन्याय आप कर रहे हैं, बेटियों के साथ जो भेदभाव आप कर रहे हैं, वो
खुली आंखों से राज्य की जनता को दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भले ही लाख दावे करे कि जो है उनके पन्ना प्रमुख हैं, पन्ना प्रमुख तो जो है बैठे रह जाएंगे, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिलवा सकते। राज्य के युवाओं का आक्रोश, मातृ शक्ति का आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को इस बार लेकर के डूबेगा और पांचों की पांचों लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जहां तक प्रत्याशियों का सवाल है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अपने आप में जमीनी स्तर पर मजबूत है और पहले भी पांचों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ परचम लहराया है। पहली बार ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, 2 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पांचों लोकसभा सीटें जीत रही है, लेकिन जो जनता से झूठे वादे और जुमले जो कहे गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसके प्रभाव में जनता थी, लेकिन जनता अब सच्चाई जान चुकी है और जनता भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमलों में नहीं आने वाली है। और इसी का प्रमाण है, आप पूरे देश के अंदर आप उठा के देख लीजिए, वहां ऐसी सरकार है कि जिसके मात्र साल भर के कार्यकाल में प्रदेश के बेरोजगार सड़क पर उतरे हों, प्रदेश की मात्र सड़क पर उतरी हो, प्रदेश की आम जनता सड़क पर उतरी हो और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने लगाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने कहा 40% कमीशन के बिना किसी भी भाग में कोई काम नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी से आज तक जवाब नहीं सूझा और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी तो समय समय पर तमाम मुद्दों पर जो है मुखरता से विरोध जता चुके हैं। तो जनता मैं आ रहा हूँ भाई चंद्रशेखर जी शीशपाल जी और भाजपा को इन सवालों के जवाब जनता के बीच में देने पड़ेंगे। शीशपाल जी, संजीव जी, कांग्रेस पूरी तरह से आत्मविश्वास में है और उन्होंने रणनीति भी बना ली है, अब कैसे मुकाबला करेंगे? त्रिशूल जी, बड़ा हास्यास्पद सा लगता है कांग्रेस के तमाम बयान, जहां भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 जो हमारे निकाय के चुनाव होने हैं, मिशन 2024 जो हमारा लोकसभा का आम चुनाव होना है, उसके पूरी तरह से तैयारियों में हमारा पूरा संगठन का अमला जहां जुटा हुआ है, जहां महासंपर्क अभियान 30 मई से लेकर 30 जून तक लगातार हर विधानसभा में, हर लोकसभा में और इवन हर मंडल स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ग को छू रहे हैं। हम लोग, हमारी पार्टी हर वर्ग पे पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि और जो उनका मिशन है, जो उनका विजन है, जो उनका नजरिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी 140 करोड़ देश की जनता तक, उसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी का तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण की नीति पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, जहां हम हर वर्ग को लाभ देने का काम कर रहे हैं, उस राह पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर यदि देखते हैं तो कांग्रेस में दावेदारों का टोटा है, जहां 1.5 साल से अधिक का समय हो गया कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश की टीम तक गठित नहीं कर पाई। वहां अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम बूथ तक पहुंच गए। अरे भैया, बूथ पर आपका बस्ता लगेगा या नहीं लगेगा, ये तो आने वाला वक्त में हम सबको देखना होगा। और जिस तरह से कांग्रेस के जो अंदर अंतर्द्वंद है, आपसी फूट है, और जिस प्रकार से टिहरी लोकसभा सीट से जो ये अपना एक दावेदार जिनको अभी तक मान रहे थे, उन्होंने भी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि डूबते जहाज पर कोई भी सवार होना नहीं चाहता त्रिशूल जी। और मैं सोचता हूँ इसको हमको इसी रूप में देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से अपनी हार
चुनाव लड़ने से पहले ही स्वीकार कर ली है और वो मान बैठे हैं कि उत्तराखंड की पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है और कांग्रेस को बहुत बड़ी शिकस्त और बहुत बड़ी मात हासिल होने वाली है। जिस प्रकार से हमारे शिषपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। मैं साधना जी आऊंगा आपके पास। शिषपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं संजीव जी आपसे। सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए भाई, सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए संजीव जी, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए एक बार। क्या पता कोई आपके काम की बात निकल जाए। कहिए, आप काम की बात नहीं कहेंगे? हाँ, देखिए चंद्रशेखर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का बस्ता भी बूथ पर नहीं लगेगा। इनको याद दिला दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, कांग्रेस पार्टी के बस्ते तब लगते रहे बूथ में पूरे देश के अंदर। और भारतीय जनता पार्टी ये बोल रही है कि आज कह रहे आज कहाँ है, आज कहाँ है पार्टी? आप नहीं, आज ये परसेंट बहुमत के घमंड में भले ही हो, लेकिन वो सत्ता इनकी ठीक है भाई, ठीक है शिषपाल जी, ठीक है, मैं आऊंगा, एक बार क्रम पूरा हो जाने दीजिए, आऊंगा मैं। साधना जी क्या लग रहा है उत्तराखंड में? मैं आऊंगा शिषपाल जी, आऊंगा। साधना जी मैं आऊंगा। संजीव जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। साधना जी क्या लग रहा है, किसकी तैयारी मजबूत है और कौन सी पार्टी की रणनीति ऐसी है कि उत्तराखंड में इस बार मजबूत दावेदारी किसकी है? देखिए, तैयारी में तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं है। ये मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल स्पष्ट बात कहूंगी, क्योंकि अगर इलेक्शन लड़ना जानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जानती है। उन्होंने जमीनी स्तर से अभी से लोकसभा इलेक्शन की तैयारी कर ली है और वो गली गली मोहल्ले जाके और हर विधानसभा सीट में जाके बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं। तो वहाँ पे जाके चाय पी रहे हैं, तो उनके लिए फूलों के बुक्के ले जा रहे हैं, उनके लिए पत्ते ले जा रहे हैं स्वागत के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर विधानसभा सीट में, हर मोहल्ले में, हर गली में जाना, बुजुर्गों का सम्मान करना, वहाँ जाके बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इलेक्शन में अगर कोई पूरी रणनीति अपनाना ये जानते हैं तो इनके आगे कोई नहीं है, वो सब फेल है। कांग्रेस के तो अभी एक व्यक्ति भी दिखाई नहीं दे रहा। मैं मेरी जो जहाँ सीधी सीट आती है मेरे उसमें, तो यहाँ पे रोज मैं देखती हूँ कि आज इस गली में साहू जी बैठे हैं, टिहरी विधानसभा जो हमारी लोकसभा की उम्मीदवार रानी जी वो बैठी है। कभी मैं दूसरी जगह देखती हूँ तो कल को वहाँ बैठी है रानी जी और साहू के साथ सम्मान हो रहा है। लेकिन इनकी रणनीति के आगे मैं नहीं मानती कि कांग्रेस की तैयारी पूरी है। कांग्रेस की तैयारी अभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। उनको अभी और मेहनत की जरूरत है और इनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो तैयारी करेंगे, आगे आएंगे, तभी ये मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि अभी कम दिखाई दे रही है इनकी तैयारी। इनको आपसी मुकाबला थोड़ा सा खत्म करना होगा कांग्रेस को। और आगे आके इनके जो बुजुर्ग बड़े नेता हैं, हरीश रावत जैसे, इनको आगे आना होगा, तभी अपनी पार्टी को 5 सीटों की दावेदारी मान सकते हैं। सुन लिया होगा आपने अच्छे से? जी चंद्रशेखर जी बोलिए शिषपाल जी, बोलिए, आपने अच्छे से सुन लिया होगा रणनीति को लेकर साधना जी ने जो कहा है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए साधना शर्मा जी का वक्तव्य अपनी जगह है। उनके विचारों का मैं, उनकी समीक्षा का मैं सम्मान करता हूँ। उनको पूरा अधिकार है एक स्वतंत्र विश्लेषक के तौर पर अपनी बात रखने का, लेकिन मैं उसे सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपको याद होगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चली और उसमें कोटि जन उसमें शामिल हुए। युवाओं का बड़ा भारी समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिला और उसके कार्यक्रम पूरे देश में, पूरी देश की विधानसभाओं में वो बूथ स्तर तक कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में भी बढ़ चढ़ करके बूथ स्तर तक भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को पहुंचाने का काम किया। और उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चला कांग्रेस पार्टी का, उसको भी बूथ स्तर तक पहुंचाने का काम कांग्रेस जनों ने किया और प्रत्येक दरवाजे तक जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनको पहुंचाने का काम किया। उसके बाद तिरंगा यात्रा कांग्रेस पार्टी ने निकाली, उसके माध्यम से भी व्यापक जन संपर्क अभियान किया। भारतीय जनता पार्टी अब जाग रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि प्रोपेगेंडा ज्यादा करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा करते हैं, प्रचार
ज्यादा करते हैं। कांग्रेस पार्टी काम करती है और प्रचार तो प्रचार ही नहीं चाहिए, करती प्रचार नहीं चाहिए करती इसमें। नहीं, ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपके इलाके में अगर कोई कांग्रेस जन अब तक नहीं पहुंचा, अगर वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, तो हम उसका संज्ञान लेंगे। निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा सुझाव है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और अगर ऐसी कोई कमियां होंगी तो अभी समय उसको कांग्रेस पार्टी सुधारने का प्रयास करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी कदापि नहीं करेगी। और आज आप जिस तरीके से देश में माहौल देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को तो जो है अपनी बात को घर घर जाके पहुंचाना पड़ रहा है, क्योंकि समाचार माध्यमों में आप ये मैं बेबाकी से कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को वो स्पेस बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और आप कहाँ बैठे हैं, आप क्या कर रहे हैं इस समय, क्या कर रहे हैं शिषपाल जी? शिषपाल जी इस समय क्या कर रहे हैं आप बताइए? नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट चुनाव जीतने के लिए हर सवाल कर रहे हैं आप। आपको बोलने का तो मौका दे रहे हैं ना, आप बोलिए। पूरी तरह लोग सुनना चाहते हैं भाई, कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आपको कोई रोक रहा है क्या यहाँ पर? बेरोजगारों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मातृशक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये तो केवल दमन कर रहे हैं, लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। आज जो बेटियों की सुरक्षा खतरे में है, ये तो इनके कारण है। ये जवाब भी इनको देने पड़ेंगे, जनता इनसे जवाब मांगेगी। और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में इनको बहुत भारी समस्या आने वाली है। अभी से इनके मंत्री सड़क पर पीट रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि जनता हमें पीट रही है। तो क्यों पीट रही है? जब उनसे सवाल कर रही है तो इनसे जनता के सवाल लोगों का जवाब नहीं दिया जा रहा। चाहे वो ऋषिकेश में प्रेमचंद अग्रवाल का प्रकरण हो, वो कह रहे हैं कि साहब मुझे मारा गया, जबकि हकीकत गुंडागर्दी की। लेकिन अगर मारा भी तो क्यों मारा भाई? जनता के सवाल का शालीनता से जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है। मेरे काम यहाँ पर गढ़ी कैंट में हुआ गणेश जोशी जी के साथ, अगर एक युवक ने सवाल क्या पूछ लिया कि मंत्री जी आग बबूला हो गया, उनके समझने लगे, तो ये भाजपा के नेताओं के साथ हो रहा है। भाजपा के 6 पार्षद हंसन वैली में जाके प्रवीण भारद्वाज के 8 वर्षीय बेटे पर हमला करते हैं, क्योंकि वो जो सोसाइटी की जमीन उसको भाजपा ही कब्जाना चाहते थे, उसकी शिकायत कर रहे थे। तो जनता से ये सब कुछ छिपा हुआ नहीं है, जनता इनको दोहराना शुरू कर दिया है। और ये सिलसिला बढ़ने वाला है लोकसभा चुनाव में। ये मूली की फायदा संजीव जी जनता के बीच बोल लीजिए भाई, अब जवाब दे लीजिए, आप आराम से जवाब सुन लीजिए जी। त्रिशूल जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के पास ना कोई विजन है, ना इनके पास कोई मिशन है, और ये हवा में लट चला रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के पास अभी ना कोई तैयारी है, ना कोई विजन है, ना कोई आज तक मैं सोचता हूँ 7-8 महीने से भी कम का समय आने वाले चुनाव का रह गया है, शेष रह गया है। और ये लोग अभी तक ग्राउंड जीरो की तो बात छोड़ दीजिए, जो मेजर स्तर पर जो तैयारियां होती हैं, कौन उम्मीदवार होगा, कौन क्या रणनीति होगी, उसके ऊपर भी ये लोग अभी तक विचार नहीं कर पाए। तो उससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। और कांग्रेस पार्टी को पहले से ही इस बात का आभास है कि हम जीतने वाले कहीं से भी है नहीं, तो अनावश्यक धन का भी क्यों व्यय किया जाए, अनावश्यक अपने समय का भी क्यों व्यय किया जाए। तो मैं सोचता हूँ पूरी तरह से ये आश्वस्त है अपनी हार के प्रति। दूसरी ओर अभी मेरे मित्र राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा इन्होंने निकाली, उसका बड़ा बड़ा बखान कर रहे थे, जिसमें बहुत से नफरती तत्व शामिल हुए, जिसमें मेघा पाटकर जैसी एक तरह से मैं उनको राष्ट्र विरोधी कहूंगा, जिन्होंने सरदार सरोवर बांध को दशकों तक लटकाए रखने का काम किया, जो पूरी तरह से विदेशी हाथों में खेलती हैं और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ लगातार मिली रहती हैं। जॉर्ज सोरोस जैसे तत्व, वो उनके जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, वो राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल हुए। जिस तरह से राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर अपने राष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, राष्ट्र की छवि खराब करने का, धूमिल करने का काम करते हैं, माहौल खराब करने का काम करते हैं और लोकतंत्र खतरे में है की बात करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने धारा 356 के तहत सैकड़ों
की संख्या में चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने का काम किया, जिसने इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। ये लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करते हैं और अभी ये मेरे मित्र बार बार छात्रों की और युवाओं की बात कर रहे थे, तो छात्रों को और युवाओं को और आंदोलनकारियों को भड़काने का, बरगलाने का काम कौन कर रहा है, इसका भी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। और त्रिशूल जी, मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ, मैं तो अपनी पूरी की पूरी डबल इंजन की हमारी जितनी भी योजनाएं कार्य है उनका पूरा का पूरा उल्लेख करना चाहता हूँ। मैं अपने मित्र से भी पूछना चाहता हूँ, 2012 से लेकर 2014 तक आपकी भी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में रही। आप अपनी मात्र 5 बड़ी उपलब्धियां यदि मेरे को गिनवा देंगे तो मैं सोचता हूँ कि आपने भी शायद कुछ किया हो, लेकिन त्रिशूल जी, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो भ्रष्टाचार की थी, जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने स्वयं एक्सेप्ट किया था कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में 85% घोटाले की सरकारें हुआ करती हैं, जो स्वयं बोलते थे 1 रुपया दिल्ली चलता है तो 15 पैसे ग्राउंड जीरो तक पहुंचता है। वो गिनवा रहे उपलब्धियां आप सुन नहीं रहे संजीव जी। भ्रष्टाचार होता है। और संजीव जी वो उपलब्धियां गिनवाने के लिए बैठे हैं, वो कह रहे हैं गिन लीजिए। बताएं शिषपाल जी बताएं, और ये मत कहिएगा मौका नहीं मिलता है आपको और मीडिया में सुना नहीं जा रहा है, ये मत कहिएगा, गिनवाइए। चंद्रशेखर जी, ऐसा नहीं है, जहाँ पर जैसा होगा वैसा ही कहा जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल से कहिए, हमसे मत कहा कीजिए। नहीं सर, हाँ ठीक है, देखिए ऐसा मत किया कीजिए, यहाँ तो मत किया कीजिए, कम से कम हम तो सुनते हैं आपको पूरी तरह से। बताइए आप। देखिए चंद्रशेखर जी, ये अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मेधा पाटकर जैसे सब शामिल थे। मेधा पाटकर को ये देशद्रोही भी कह रहे थे, लेकिन देश की जनता जानती है कि मेधा पाटकर एक बार उपलब्धियां गिनवा दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। नहीं, मैं सिलसिलेवार जवाब दूंगा, आप धैर्य रखें ना चंद्रशेखर जी। तो मेधा पाटकर जी का देश के अंदर जनवादी आंदोलनों में कितना योगदान है, देश की जनता जानती है, इसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये मानते कैसे उनको देशभक्त, जब ये नाथू राम गोडसे जैसे महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त मानते हो, जो श्री राम को देशभक्त मानते हो, तो इनसे इससे ज्यादा उम्मीद भी कुछ नहीं की जा सकती। ये उत्तराखंड में मैं जवाब आपसे लूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।